को हूबहू उतार लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से 1935 में आया था, जो कि इंग्लैंड सरकार के द्वारा बनाया गया था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति एवं सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। यानी जब अब आंतरिक अशांति हो, और मतलब आंतरिक पहले होता था जब लगता था मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते थे, तो राष्ट्रीय आपातकाल में पहले लगाया जाता था कि अगर आंतरिक अशांति हुई तो लगा दो जो है राष्ट्रपति शासन, या फिर वो जो है क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, उसमें सरकार की सत्ता उत्ता सब खत्म, विपक्ष पर कुछ नहीं बोल सकते, सारे मौलिक अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं। यही किया था किसने? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था किसने? उसने लगाया था, क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1975-76 के आसपास। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो उसी में जो है और अनुच्छेद 42 में इतना संशोधन कर डाला कि मिनी संविधान संशोधन कहा गया। अनुच्छेद जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और इसको मिनी संविधान कहा था, यानी छोटा संविधान। ठीक, कौन है? 42वां संविधान संशोधन 1976, उसी में इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो उसी के बाद में क्या किया गया? आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया था, लेकिन उसके स्थान पर अब कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में क्या करा गया कि अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। अब जब शस्त्र लेकर के जब राष्ट्रीय लोग उतर आएंगे, मतलब राज्य के लोग उतर आएंगे, तब वो चीजें हम करेंगे, तब हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। ओके, अगला अपन देखते हैं, देश में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब घोषित किया गया? 1975 ईस्वी में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। इसमें जितने भी विपक्ष के लोग थे सबको जेल में बंद कर दिया था इंदिरा गांधी ने। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला अपन देखते हैं, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला दोनों है। अगला अपन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का किससे संबंध है? तो भारतीय संविधान का 370 अभी हटा है, आपने देखा होगा, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है। जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब नहीं प्राप्त है, अब इसको हटा दिया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला अपन देखते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान में किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वित्तीय आपातकाल 360, वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत की जाती है। ध्यान रखेंगे, वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत की जाती है। अगला अपन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है भैया? तो 19A के काम में जो है क्या मिलती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, यानी बोलने की स्वतंत्रता किसमें मिलती है? अनुच्छेद 19 के ए में मिलती है, यानी काम में। अगला अपन देखते हैं, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया है? वैधानिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार हो गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। अगला अपन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष के आयु तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा? तो 14 वर्ष के तक के बच्चों को राज्य सरकार जो होगा वो क्या करेगा, या फिर देश जो ऐसे देखते नहीं प्राइमरी पाठशाला खुली होती है, तो 0 से लेकर के 14 साल के बच्चों को क्या करवाएगा? राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये नीति निर्देशक तत्वों में बातें कही गई है। अगला अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का पालन करना बिल्कुल मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के का में वर्णित है। 51 का भाग 4 का में वर्णित है भैया, क्या? मौलिक कर्तव्य। जैसे आपको कोई मौलिक अधिकार देते हैं, तो भारतीय संविधान के द्वारा आपको कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो इसीलिए भारतीय संविधान में ये बात भी रखी गई कि अगर आपको अधिकार प्राप्त है तो आपको कुछ कर्तव्य भी करना चाहिए। ये बाद में जो है व्यवस्था की गई है 1978 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखेंगे, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के का में जोड़ा गया। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो संविधान का पालन करना मूल कर्तव्य है। देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना बिल्कुल है। अपने धर्म का पालन करना ये नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये है, यानी अपने धर्म का पालन करना ये है आपका मौलिक कर्तव्य, नहीं है अनुच्छेद मतलब में नहीं वर्णित है। यानी ये बात जो है संविधान में नहीं लिखी गई है कि अपने धर्म का आप पालन करो, ये आप कर सकते हो, आपको मौलिक अधिकार की तरह पे प्राप्त है कि अपने धर्म का आप पालन कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं। किस रूप से? अबाध रूप से मान सकते हैं। ठीक, मतलब बिना बाधा के। अगला अपन देखते हैं, किसने कहा था वर्षों पहले हमने किस्मत के साथ बाजी लगाई थी? किसने कहा था वर्षों पहले हमने किस्मत के साथ बाजी लगाई थी? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला अपन देखते हैं, 1928 ईस्वी में कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे?
तो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू थे, और यही मोतीलाल नेहरू जाकर के जब वो बनाते हैं अपना चिट्ठा और जाकर के प्रारूप देते हैं उनको कि हमको एक जो है स्टेट दे दो, ऐसा जो डोमिनियन स्टेट का मांग कर रहे थे। डोमिनियन स्टेट वो होता है कि उस पर जो है राज्य जो होगा, मतलब जो इंग्लैंड है वो क्या करेगा हमारे देश पर, वो जो आंतरिक मसले हैं उस पर तो राज्य मतलब हम लोग करेंगे, भारत के लोग यानी मोतीलाल नेहरू करेंगे, लेकिन जो बाहरी मसले होंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा होगा, व्यापार होगा, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड होंगे, वो सारे के सारे मुद्दे, युद्ध होगा, शस्त्र वस्त्र का मामला होगा, वो सारा कौन देखेगा, वो सारा इंग्लैंड देखेगा। ठीक, ये बात कही गई थी, तो उसी को फाड़ के फेंक दिया था। उसी बात से चिढ़े कौन, जवाहरलाल नेहरू, और कहा कि ठीक है पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में इन्होंने कह दिया कि अब जाओ, अब हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक, उसके बाद में 26 जनवरी 1930 ईस्वी में जाकर के क्या कर दिया, रावी नदी के तट पर के झंडा फहरा दिया। ठीक, अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दी इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। दी इंडियन मतलब जो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, कथन किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक। दोबारा प्रश्न यही पूछ लिया गया था, ध्यान रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे इसमें इस वीडियो के अंतर्गत है। मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूं, अगर इतनी सारी बातें आपको पता है मित्रों, पता हो जाती हैं, तो आप कोई भी प्रश्न एग्जाम में छोड़ करके नहीं आओगे। एक पूरा भारतीय संविधान का एक ब्यौरा आप ले रहे हो हमसे इस समय। ठीक, वीडियो को पूरा देखिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, मैं मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अपन देखते हैं, मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे दरिद्र व्यक्ति भी महसूस कर सके कि यह उनका देश है। यह कथन किसका है, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे दरिद्र व्यक्ति जो हो वह भी यह महसूस कर सके कि यह उसी का देश है। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक ही धोती में जो है अपना तन ढकते थे और एक ही धोती वही नीचे पहनते थे, उसी को ओढ़ लेते थे। अर्धनग्न फकीर कहा था इन्होंने, एक अंग्रेज ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक ही धोती में अपना काम चला। कहा कि लोग, कभी देखा इन्होंने कि लोग ऐसे रहते हैं, नंगे रहते हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो इन्होंने कहा कि अब हो सकता है कि मैं जितने कपड़े पहनूंगा उससे हो सकता है और लोग, उससे गरीब लोग पहन सके, इसलिए इन्होंने एक ही धोती में काम चलाया। अगला अपन देखते हैं, शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। शेरे पंजाब भैया लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। अगला अपन देखें, भूदान आंदोलन के जनक कौन है, आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक हैं। भूदान आंदोलन चलाया गया था, उसके जनक कौन है, आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां हिंसा श्रेयस्कर होती है। जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच में चुनाव करना हो कि कायरता चुने या हिंसा चुने, वहां पर हिंसा श्रेयस्कर होती है। कथन किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था, ये गांधी जी से कहा कि गांधी जी अब मैं जो है अहिंसा के रास्ते पर अभी तक आपके चलता रहा, लेकिन अब मुझे कुछ अलग करना, क्योंकि इस समय हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने कहा, और अंग्रेज जो है हर तरफ से परास्त हो रहे थे, तो नेताजी ने कहा महात्मा गांधी जी से कि इसी समय हम लोग भी आक्रमण कर देते हैं इनके ऊपर, इस समय ये कमजोर है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा नहीं, दुश्मन जो है इस समय कमजोर है, और दुश्मन जो होता है वो किसी मतलब इस समय कमजोर है, तो उस पर हमला नहीं करना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा। यानी महात्मा गांधी का जो विचार था, महात्मा गांधी का विचार था कि यानी मेरा मतलब जो आजादी का जो पथ हो, यानी रास्ता हो, वो भी ठीक हो और लक्ष्य भी ठीक हो। तो लक्ष्य तो दोनों का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का एक ही था कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है हमको। ठीक, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे रास्ते का वहन नहीं करना चाहते थे जो कि उनके मतलब अहिंसा को खत्म कर सके। तो अहिंसात्मक रूप से यानी इनका जो रास्ता है वो भी सही हो महात्मा गांधी का, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र कहते थे कि लक्ष्य ठीक ठाक होना चाहिए, लक्ष्य अच्छा हो, बाकी किस रास्ते से लक्ष्य की प्राप्ति हम करें वो मैटर नहीं करता। जैसे आप परीक्षा में किस प्रकार से करते हैं वो मैटर नहीं करता, बस परीक्षा पास करना चाहिए। चाहे आप नकल करके पास करें, पहले लोग करते नहीं थे, और चाहे आप इधर उधर से करके पास करें, बस परीक्षा पास करना चाहिए। तो ये मैंने ध्येय क्या है, परीक्षा पास करना, वो चाहे जैसे आप पास करें वो आप पे निर्भर करता है। तो ऐसा मानना था नेताजी का। अब ये परीक्षा पे नहीं अप्लाई होता, मैं एक उदाहरण दिया हूं, ये अप्लाई होता था देश पे। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे हम जो है क्या करेंगे, इसी समय अटैक कर देंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इस समय इनकी सेना परास्त है, यानी इनकी सेना में इस समय कोई है नहीं और इस समय ये लोग हार जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। तो इसी बात कहा था, यही बात कही थी फिर उसने मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने कि कायरता और हिंसा
अगर हिंसा चुनना हो हमको और कायरता, यानी एक तरफ हमको कायर कहा जा रहा हो, एक तरफ हिंसा, तो हम हिंसा को ही चुनेंगे। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला अपन देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा था? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला अपन देखते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की? एम के गांधी। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना करी थी। अगला अपन देखते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना करी थी। अगला है, दिल्ली राजधानी कब बनाई गई? दिल्ली राजधानी कब बनाई गई? 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनाई गई, 1912 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। अगला अपन देखते हैं, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता लेने का निश्चय किया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता लेने का निश्चय कर लिया था। और इस समय कौन थे? जीएल नेहरू। जीएल नेहरू ने ये सारी चीजें करी थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक, 31 दिसंबर 1929 में। इसी के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का झंडा लहरा दिया था रावी नदी के तट पर, ध्यान रखेंगे। और इसी डेट से 26 जनवरी को ही हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। इस प्रश्न से लेकर कम से कम 3-4 प्रश्न पूछे गए, तो ध्यान रख लेंगे इस बात को, इसलिए हमने इसको विस्तार से भी समझा दिया आपको। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दंडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया? तो गांधी जी ने दंडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी में, 12 मार्च 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से कौन लोकप्रिय, यानी किस सीमांत गांधी को मतलब किस नाम से और जाना जाता था इनका? नहीं, सीमांत गांधी का वास्तविक नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को हम क्या कहते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है आपके सामने मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि उस मतलब उस अनुच्छेद का नाम बताइए जो यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। ठीक, क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला अपन देखते हैं, संविधान के भाग 4 में समाहित है। भाग 4 में क्या समाहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाहित है। भाग 1 में क्या समाहित है? राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र, यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में समाहित है। भाग 1 जो है 1 से लेकर के 4 तक आपका है। उसके बाद में नागरिकता 5 से 11, भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11। उसके बाद में भाग 3 आता है, और भाग 3 जो होता है वो क्या है? मौलिक अधिकार है, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में प्रस्तावित हुआ था, राजा से मांग की गई थी अधिकारों की, वहां की जनता ने मांग की थी, तो 1215 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है भारतीय संविधान के भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकारों को। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। फिर भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। ठीक, उसके बाद में 51 का में क्या है? 51 का में फिर उसके बाद में 4 का है आपका, 4 का, और 4 का भाग 4 के का में क्या है? मौलिक कर्तव्य आपके शामिल किया गया 51 का के तहत। ठीक, अनुच्छेद 51 का के तहत। उसके बाद में 5 आता है, इसी तरीके से आते रहते हैं। अगला अपन देखते हैं, संविधान यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया नागरिकों का मूल कर्तव्य, नागरिकों का मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? नागरिकों का मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां, हमने शायद 44वां बता दिया था उसमें, नहीं तो 42वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। कब? डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। डॉक्टर स्वर्ण सिंह जो है एक व्यक्ति थे, सरदार थे, उन्हीं की अनुशंसा पर नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जो जिनकी संख्या 10 थी। और उसमें बाद में संशोधन हुआ था, 2002 में, लगभग 2002 में उनमें 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और उसमें बताया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करी जाए, जो है उपलब्ध करवाना हर माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक है, शिक्षा उपलब्ध करवाना मतलब हर एक माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजे, जो छोटे बच्चे हों, कि उनको शिक्षा मिले। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखेंगे। अगला अपन देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक प्रारंभ किए जाते हैं संघीय संसद के किसी भी सदन से। आपको संविधान संशोधन में कोई विधेयक यानी कोई कानून बनाना है, फिर कोई विधेयक ले जाना है, पास करवाना है, तो आप संसद के किसी भी सदन में पहले ले जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, तो आप संसद के किसी भी सदन में आप अपना जो है प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात, ध्यान रखेंगे। तो संसद के किसी भी सदन में आप जो है संविधान मतलब विधेयक ले जा सकते हैं। पहले आप मान लिया लोकसभा में ले गए, लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद में फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित हो गया, उसके बाद में क्या जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, तो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। इसीलिए पूछा था कि संसद के सदन मतलब संसद के अंतर्गत आते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति ऑप्शन में मिलेगा, तो वो भी होते हैं ऊपर सभी, इसलिए ऑप्शन में देगा, वही डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो संसद के सदस्य मतलब संसद में कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद में राष्ट्रपति भी शामिल होता है। संसद का एक अंग होता है राष्ट्रपति। ठीक, संसद का चौथा अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है भैया? वो होता है आपका मीडिया। अगला अपन देखते हैं। अगला, किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण ये पदकथन है, वकीलों का स्वर्ग। ध्यान रख लीजिएगा, केबी राव ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है जो आम नागरिक नहीं समझ पाते, और जब आम नागरिक नहीं समझ पाते तो उनको वकील करना पड़ेगा छोटे छोटे मुद्दों के लिए भी। ठीक, तो छोटे छोटे मुद्दों के लिए भी उनको वकील करना पड़ेगा, इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया। किसको? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। किसने कहा? केबी राव ने कहा। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस बहुचर्चित विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संशोधन के माध्यम से संविधान की आधार संरचना को नष्ट नहीं कर सकती? तो गोलकनाथ बनाम जो है केरल राज्यवाद में क्या कहा गया? गोलकनाथ एक व्यक्ति थे, इन्होंने इन्होंने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में राज्य के खिलाफ, और तो इनके केस में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य जो है यानी संसद जो है संसद जो परिवर्तित करती है, संविधान बनाती है, संसद जो होती है कानून बनाती है, उन कानूनों को देखता कौन है, चेक कौन करता है? तो उसको करता है न्यायपालिका यानी न्यायालय करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। उनको लागू कौन करवाता है? तो कार्यपालिका लागू करवाती है। तो कुल मिलाकर के किसी देश को चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण ढांचे होते हैं, एक तो व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। व्यवस्थापिका होती है संसद, संसद को व्यवस्थापिका कहते हैं, यानी जो कानून बनाएगा। तो व्यवस्थापिका कानून बनाती है और उस कानून का चेक कौन करती, कानून को चेक कौन करती है? तो कानून को चेक करती है न्यायपालिका, उसको लागू कौन करवाता है? उसको कार्यपालिका लागू करवाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो गोलकनाथ जो है इस मामले में क्या क्या कहा गया था कि संविधान के मूलभूत ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, संसद से कहा गया। ठीक, किसने कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। अगला अपन देखते हैं। ये प्रस्तावना में है गोलकनाथ जो है केस, और उसके बाद और बहुत सारे केस हैं, उन सभी को हम समझेंगे उसमें जब चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो किस संविधान की मतलब किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का मतलब वर्णन किया गया कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी बदलाव कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 368 में यह बात कही गई है कि आप जो है क्या कर सकते हैं? संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आई? तो लगभग आपने 100 प्रश्नों को, लगभग क्या पूर्ण रूप से 100 प्रश्नों को समझा, और 100 से मुझे नहीं लगता इनमें से आपने 200 से 250 प्रश्न समझ लिए। इतने विस्तार से हमने हर एक प्रश्नों को कैटेगराइज किया, बताया आपको, तो इससे आपको बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन हुआ, और जाहिर सी बात है आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखा आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। तो वीडियो को पहली बात लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की वीडियो आती रहेगी आपके चैनल पर। ठीक, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखेंगे इससे पहला वाला जो पेपर पहला है इसका राजनीति शास्त्र का, वो अपलोड है। ठीक, ध्यान रखेंगे वो अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।